चर्चा कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। महाभारत में आज बात मानहानि वर्सेस मानहानि की वो लड़ाई जो कि अब ड्रग्स केस में नजर आने लगी है। ड्रग्स केस में ड्रग्स की बात कहीं पीछे छूट गई, लेकिन सियासी मानहानि की बात लगातार इस पूरे मामले में अब बढ़ती चली जा रही है। और इसीलिए आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि ड्रग्स केस में मानहानि वर्सेस मानहानि की लड़ाई कब तक चलेगी। याद करिए 2 अक्टूबर का दिन जब आर्यन खान को एनसीबी ने हिरासत में लिया था। पिछले 1 महीने में एनसीबी ने ड्रग्स केस को सुलझाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। कई सितारों से पूछताछ की है, कई ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। ऐसा लगा था मानो ड्रग्स केस की गुत्थी सुलझने ही वाली है। तब क्या किसी ने सोचा था कि 1 महीने और 9 दिन बाद, जी हां 1 महीने और 9 दिन बाद हम मानहानि पर बहस कर रहे होंगे। एनसीबी ने ड्रग्स के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ी थी वो सियासी मानहानि पर आ जाएगी। हर दिन की तरह आज भी एनसीपी नेता नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवाब मलिक ने बताया कि उनकी बेटी नीलोफर मलिक खान ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मानहानि का लीगल नोटिस भेज दिया है। कुछ ही देर बाद देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने भी नवाब मलिक को मानहानि का नोटिस भेज दिया। समीर वानखेड़े के पिता पहले ही नवाब मलिक पर मानहानि का केस कर चुके हैं और उसकी सुनवाई भी चल रही है। उधर बीजेपी नेता हैदर आजम भी नवाब मलिक को मानहानि भेजने की तैयारी कर चुके हैं। यानी कुल मिलाकर ड्रग्स की लड़ाई अब मानहानि की लड़ाई बन चुकी है और इन सब के केंद्र में एनसीपी के नेता नवाब मलिक हैं। यानी एक मानहानि वर्सेस दूसरी मानहानि। लेकिन ड्रग्स की लड़ाई का क्या हुआ, वो कहां है, वो पीछे छूट गई, उसके बारे में कौन बात कर रहा है। आज महाभारत में मैं सीधे पूछ रही हूं कि क्या आरोप से डर गए हैं आरोपों के नवाब। जो नवाब मलिक पिछले 1 महीने से लोगों पर आरोप लगा रहे थे, वो अब खुद पर आरोप लगते ही मानहानि केस पर पहुंच गए हैं। जी हां, नवाब मलिक, याद कीजिए, नवाब मलिक सबसे पहले एनसीपी अधिकारी समीर वानखेड़े पर आरोप लगाने के लिए पहुंचे थे। ड्रग्स केस की जांच पर आरोप लगा रहे थे। एक सरकारी अधिकारी की जाति धर्म के नाम पर कीचड़ उछाल रहे थे। फिर फडणवीस परिवार पर उन्होंने निशाना साधा गया। ऐसा नहीं है कि दूसरी तरफ से पलटवार नहीं आया, लेकिन नवाब मलिक रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कभी नवाब मलिक ने फडणवीस पर अंडरवर्ल्ड से रिश्ता होने का आरोप लगाया, तो कभी फडणवीस ने जगह उगाही करने का आरोप भी लगा दिया। फडणवीस पर नवाब मलिक ने जाली नोट बनाने का आरोप भी लगाया था। ये मत भूलिए कि जिस प्रदेश में नवाब मलिक रहते हैं उसी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस। आज भी, जी हां, आज भी नवाब मलिक ने एनसीबी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। सोचिए, जो खुद रोज रोज बिना किसी सबूत के, बिना साक्ष्य के लोगों पर आरोप लगाते जा रहे हैं, उन पर जब खुद आरोप लगे तो बात मानहानि पर आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरोपों के नवाब अब खुद इन आरोपों से डरने लगे हैं, क्योंकि नवाब मलिक ने पहले समीर वानखेड़े, उसके बाद उनके निकाहनामे को, उनके जन्मपत्र को निशाना बनाया, उसके बाद उनके पिता को घसीटा, पिता के नाम पर समीर दाऊद वानखेड़े कहा, वानखेड़े परिवार में उनकी पत्नी की बहन पर भी आरोप लगा दिए। ये सारा कुछ तो एक वानखेड़े परिवार पर आरोप था। लेकिन इसी के साथ साथ किस तरह नवाब मलिक ने उसके बाद देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी पर भी आरोप लगा दिए। लेकिन जब खुद आरोप लगे हैं, जब खुद उन पर मानहानि की बात आई, तो किस तरह से उन्होंने लीगल नोटिस भेज दिया। सोचिए, अगर ये सब लोग लीगल नोटिस भेज दें तो क्या होगा। आज महाभारत में पूछ रही हूं, पहले एनसीबी पर सवाल, अब ईडी से टेंशन। नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार के वो मंत्री हैं जो कौडिल्या क्रूज केस के बाद सामने आए और तरकश के सारे तीर उन्होंने एनसीबी पर चला दिए। एनसीबी पर तरह तरह के आरोप मढ़े गए। नवाब मलिक ने तो एनसीबी की छापेमारी को ही फर्जी करार दिया था। वहीं नवाब मलिक अब ईडी की छापेमारी से परेशान हो गए हैं। आज ही प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पुणे में छापेमारी की। पुणे में 7 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने यह छापेमारी वक्फ बोर्ड जमीन से जुड़े केस में की है। वही वक्फ बोर्ड जो नवाब मलिक के मंत्रालय के अधीन आता है। ईडी जमीन की खरीद बिक्री में हुई गड़बड़ी की जांच कर रहा है।
अब इस गड़बड़ी की जांच होती है तो एक बार फिर नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, बचाव में सामने आ जाते हैं। नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि ईडी की छापेमारी वक्फ बोर्ड की जमीन पर नहीं हुई है। जी हां, वो कह रहे हैं तो व्यक्तिगत लोगों पर छापेमारी है, ईडी से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? नवाब मलिक ईडी को गलतफहमी का शिकार बता रहे हैं। सोचिए, पहले एनसीबी की जांच पर उन्होंने सवाल उठाए, एनसीबी की जांच पर, एनसीबी के अफसर पर भ्रम फैलाया गया, और फिर अब एक और केंद्रीय एजेंसी की जांच पर वो सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जिस एनसीबी के सवालों से उन्होंने शुरुआत की थी वो तो कहीं बीच में पीछे रह गया। लेकिन एनसीबी के साथ साथ अब जब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इस पूरे मामले की जांच में लगी है, जो कि वक्फ बोर्ड से जुड़ा है, तो नवाब मलिक एक बार फिर से कहीं टेंशन में तो नहीं है। ईडी का एक्शन है और नवाब टेंशन में है। आज मैं महाभारत में सीधे पूछ रही हूं कि सबके बीच ये मामला जो ड्रग्स से शुरू हुआ, उस मामले में सब कुछ पर बात हो रही है, पर ड्रग्स पर कौन बोलेगा? सवाल ये पूछ रही हूं क्योंकि कभी एनसीबी पर सवाल, तो कभी ईडी पर सवाल, कभी अंडरवर्ल्ड का नाम, तो कभी उगाही वसूली के आरोप, और अब मानहानि वर्सेस मानहानि का खेल भी आ गया है। लेकिन इन सब के बीच में ड्रग्स का मुद्दा कहीं पीछे छूटता नजर आ रहा है। मैंने पिछले 1 महीने से लगातार ड्रग्स के खिलाफ एक मुहिम चलाई है और इस महाभारत में इस मुद्दे को उठाया है। ड्रग्स जो युवा भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसीलिए ड्रग्स की सफाई जरूरी है। कोई कितना भी ध्यान भटकाए, कोई कितने भी आरोप प्रत्यारोप लगाए, लेकिन ध्यान यहां महाभारत में भटकने वाला नहीं है, और न ही मैं इस देश की जनता का ध्यान भटकने दूंगी, क्योंकि ड्रग्स पर यह प्रहार जरूरी है। समझिए इस बात को, अगर किसी राज्य में ड्रग्स की समस्या है, इसे दूर करना ही होगा। युवाओं को ड्रग्स से दूर करना है, और इसीलिए इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, बहसबाजी, बमबाजी इसमें होती रहेगी, लेकिन ड्रग्स के बारे में बात करना जरूरी है। और इसीलिए आज महाभारत में मैं सीधे पूछ रही हूं कि ड्रग्स पर कौन बोलेगा, कब बोलेगा? क्या इस मुद्दे को पीछे छोड़ने की ही ये पूरी तैयारी थी? क्योंकि अब ड्रग्स पर कौन बोल रहा है? राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्री नवाब मलिक, इनके साथ रहने वाले उनके जवाई, इनके घर में गांजा अगर या इनके पास गांजा अगर मिलता है, उनके खिलाफ मानहानि का दावा, क्रिमिनल और सिविल सूट फाइल करने का काम हमारी बिटिया करेगी। के दामाद जो ड्रग के केस में जेल के सलाखों के पीछे 8 महीने से अधिक समय भीतर रहे हैं, वे भी अब मानहानि का मुकदमा कर रहे हैं। वो हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और मैं आज आपको बता दूं कि नवाब मलिक जो लगातार आरोप लगा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस पर, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पर, उसमें 2 किरदारों का नाम उन्होंने बार बार लिया। एक मोहित कंबोज और दूसरा उन्होंने हाजी अराफात का नाम लिया। मैं दोनों के साथ आज सीधे बात करूंगी, दोनों आज महाभारत में जुड़ रहे हैं। मैं उनके पास जाऊं उससे पहले आपको सुना देती हूं कि नवाब मलिक ने क्या आरोप लगाए थे मोहित कंबोज पर, क्या आरोप लगाए हाजी अराफात पर। दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुनिए। मोहित कंबोज जो 1100 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड का एक्यूज है, जो देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले कांग्रेस के नेताओं के पीछे दुम की तरह घूमता रहता था, कि पिछले 1 माह से ये महाशय पूरी तरह से छटपटाए हुए हैं। हाजी अरफात शेख, जिसे देवेंद्र जी ने दल बदल करा के अल्पसंख्यक आयोग महाराष्ट्र का चेयरमैन बनाया था, उसका ये छोटा भाई है। देवेंद्र जी, आप मुन्ना यादव को चेयरमैन बनाते हैं, कुख्यात गुंडे को। मोहित कंबोज मेरे साथ जुड़ रहे हैं हाजी अराफात। लेकिन मैं पहले मोहित आपके पास आ रही हूं। मोहित जी, आप पर तो ड्रग्स केस का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगा दिया नवाब मलिक ने, और आरोप खत्म नहीं हो रहे उनके। जिस हिसाब से नवाब मलिक का चरित्र पूरे देश ने देखा, कैसे बॉम्ब ब्लास्ट के लोगों के साथ मिलकर उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी उनके जो आरोपियों के साथ मिलकर। और आज भी देखिए, मैंने बताया शहीद सलमान करके जो एक ड्रग पेडलर था जिसको 2018 में अरेस्ट किया गया था, उनके भी रिश्ते नवाब मलिक जी के साथ डायरेक्ट निकले, जिसकी पिक्चर्स भी नवाब मलिक के साथ मैंने ट्वीट की है। जो सुनील निगम करके नाम बदलकर
ड्रग का पूरा माफिया एक गिरोह मुंबई और महाराष्ट्र में चला रहा था। तो जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है, नवाब मलिक जी एक्सपोज होते जा रहे हैं, उनके ड्रग पेडलर्स और ड्रग माफियाओं के साथ कनेक्शन एक्सपोज होते जा रहे हैं, और रोज वो झूठी एक सलीम जावेद की पिक्चर लेकर राष्ट्रीय मीडिया को और प्रेस में देश में ऑपोजिशन को और नेशनल एजेंसीज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं मोहित जी, आप जो बात कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि नवाब मलिक आरोप लगा रहे हैं। मैं एक बार हाजी अराफात से पूछती हूँ। हाजी अराफात, आप पर तो जाली नोटों का धंधा, और ये कहा कि उसको संरक्षण दे रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। बिल्कुल, कल मैंने सब बातें रखी कि जिस तरीके से वो बहकी बातें करते हैं, उनको इलाज की जरूरत है। कल मैं 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर मैं बिल्कुल उसके ऊपर बात करूंगा, और नवाब मलिक के किससे किससे संबंध है अंडरवर्ल्ड से, उसका भी मैं खुलासा करूंगा, बारी करूंगा। कल वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर कितना उन्होंने अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को 2 साल में धोखा देने का काम किया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की दिशा भूल करने की काम किया, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। ये सारी बातें मैं बिल्कुल रखूंगा। मेरा देवेंद्र फडणवीस जी से और भारतीय जनता पार्टी से तो उस वक्त पे बिल्कुल कोई संबंध भी नहीं था। तो कहीं ना कोई कहीं संबंध नहीं है, दामाद की चिड़ निकाल रहे हैं जी, और दामाद का गुस्सा। आप कह रहे हैं आप पर कोई आरोप नहीं है, आप पर कोई आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उसके कोई तथ्य नहीं है। मोहित, मुझे आप बताइए, नवाब मलिक पर आपने तो अंडरवर्ल्ड का आरोप लगा दिया। आपको लग रहा है कि और बड़े बड़े नाम भी होंगे अगर अंडरवर्ल्ड से रिश्ते की बात आप लोग कर रहे हैं? नवाब मलिक जी ने जितने आरोप लगाए, हम कोर्ट में गए और एक एक करके जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाए सब लोग कोर्ट में गए। अभी उनको कोर्ट में आना पड़ रहा है तो वो कोर्ट में तारीख ले रहे हैं और कोर्ट से भाग रहे हैं। आपसे मैं आपके माध्यम से मैं पूरे देश से पूछना चाहूंगा कि एक मंत्री अगर आके किसी पे आरोप लगाता है तो क्या उसका फर्ज नहीं बनता है कि उसके सबूत रखे? लेकिन जब सबूत रखने की बारी आती है तो वो नया आरोप लगाते हैं, पुराने आरोपों के ऊपर से भाग जाते हैं। तो ये एक सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से नवाब मलिक जी कर रहे हैं। मोहित, आपने जो बात कही है, मैं इसलिए कह रही हूं कि आप दोनों वो किरदार हैं जिन पर बार बार आरोप नवाब मलिक ने लगाया और आपके जरिए देवेंद्र फडणवीस पर लगाया। मैं हाजी अराफात आपसे ये पूछूंगी जरूर, क्योंकि आपको लग रहा है कि अपने दामाद को बचाने के लिए, क्योंकि उन्होंने तो अब मानहानि का नोटिस भेज दिया है देवेंद्र फडणवीस को। वो कह रहे हैं कि मेरे दामाद पर झूठे आरोप है। एक मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र का, ये अपने दामाद को बचाने के लिए क्या क्या कर सकता है वो दिख रहा है महाराष्ट्र को। मैंने तो कहा अगर मेरा भाई कसूरवार होगा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरा भाई आज भी राष्ट्रवादी का कार्यकर्ता है, भाई मेरा है। नवाब मलिक उसकी शादी में 3 घंटा बैठते, भाई मेरा है। नवाब मलिक उसके बर्थडे में जाते, भाई मेरा है। नवाब मलिक उसके बच्चे के बर्थडे का केक काटते, मैं तो नहीं गया। आज मैं कई साल से मेरे भाई से बात नहीं करता हूं, कई साल से मेरा भाई मेरे संबंध में नहीं है, लेकिन नवाब मलिक के संबंध में आज राष्ट्रवादी का वो कार्यकर्ता है। सबसे बड़ी बात आपको बताऊंगा, आज डीपी के ऊपर नवाब मलिक जी का उसने फोटो रखा है। तो कौन किसका कार्यकर्ता, कौन किसके पास जितनी जानकारी है, ये दिखने में आ रहा है। ये बात हाजी अराफात वो कह रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड पर उन्होंने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और वो तो कह रहे हैं कि ये वक्फ पर आरोप नहीं है, ये तो निजी लोगों पर उन्होंने छापेमारी की है, वक्फ पर नहीं है, वो ये कह रहे हैं। कल मुस्लिम समाज को किस तरीके से इन्होंने गुमराह किया, वक्फ बोर्ड की जमीनें किस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को नहीं बताते हुए उन्होंने किस तरीके से दे दी, कई जगह उन्होंने बेच दी। पूना के अंदर जो 9 करोड़ का मामला जो आया वो किसके कहने पे आया, वो सारी बातें कल मैं खुलासा करूंगा और उसका जवाब नवाब मलिक को देना चाहिए। मैं नवाब मलिक को आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत आपको मीडिया में बात करने का शौक है, लगातार सुबह उठते मीडिया में बात करते, अब हाजी अराफात शेख आपके सामने बात करने आ रहा है, बिल्कुल हर सवालों का आप रोज जवाब देना। और मुझे यकीन है कि नवाब मलिक जितना कैमरे के सामने जाते, ये पिक्चर उन्होंने शुरुआत की एंड हाजी अराफात शेख करेगा।
आप कह रहे हैं कि पिक्चर उन्होंने शुरू की, आप इसे खत्म करेंगे। मैं आपके पास आऊं, मोहित के पास आऊं, उससे पहले एक बार बता देती हूं, महाभारत में बीजेपी के नेता राहुल नार्वेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में वकील अश्विनी दुबे जी, अभिषेक अग्निहोत्री शिवसेना के नेता है, पॉलिटिकल एनालिस्ट विक्रम सिंह यादव और शोएब चौधरी फिल्म प्रोड्यूसर है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत राहुल जी आपके साथ कर रही हूं और अभिषेक जी आपके साथ कर रही हूं। ये जिस तरह से आरोप लगाए हैं, अब तो उन्होंने आरोपों की शुरुआत की, राहुल जी वो कह रहे हैं कि अब पलटवार हम करेंगे। मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार अभिषेक जी, पलटवार का अब सिलसिला शुरू हो गया है। राहुल जी मैं आ रही हूं आपके पास, पहले अभिषेक जी उन्होंने आरोप बहुतों पे लगा दिए, अब उन पर आरोप की बारी है तो वो मानहानि करेंगे। सुचारिता जी, ये आरोप और प्रत्यारोप राजनीतिक ये चलता रहता है, लेकिन इसके बाद दिक्कत क्या कि अब मानहानि नोटिस का खेल जो शुरू हुआ है, तो ये जो केंद्र में बैठी हमारी सत्ताधीन पार्टी है भाजपा, इसकी क्या है ना कि केंद्रीय जितनी भी जांच एजेंसियां हैं इनका प्रयोग करना इनको बहुत अच्छे से आता है कि सत्ता को जहां इनकी ना हो जिस स्टेट में, वहां CBI हो, NIA हो, NCB हो, ED हो, इनका कैसे जो है हमें उपयोग करना है ये बहुत अच्छे से इनको आता है। मैं कुछ चीज़ों पर आपका ध्यान उत्कृष्ट करना चाहता हूँ कि जैसे जब से हमारी महागठबंधन विकास सरकार बनी है, वहां पे इनके पेट में जो दर्द शुरू हुआ, वो दर्द कहां कहां इनका निकला है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। यह शुरुआत हुई है पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर, जो ED द्वारा अरेस्ट किया गया था। उसके बाद महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब को अरेस्ट कराया ED के द्वारा, इन्होंने उसके सामने पेशी हुई। ED ने शिवसेना सांसद भावना गावली जी को जो है उनकी पेशी आप तो जो उसके बाद डिप्टी सीएम अजीत पवार की, अभिषेक जी आप तो पूरी फहरिस्त लेकर बैठ गए। नहीं तो ये छापेमारी क्यों हो रही है भाई, ये छापेमारी क्यों हो रही है? कोई आरोप नहीं था राहुल नार्वेकर जी, ऐसे ही हो रही है छापेमारी। धैर्य के साथ हाँ नहीं छापेमारी, वही मैं कह रहा हूं कि केंद्रीय एजेंसी को दुरुपयोग करना इनका पुराना खेल है और ये करते रहेंगे, मुझे पता है। लेकिन और हवा में तीर छोड़ देने से कोई व्यक्ति विक्टिम नहीं बन जाता। केंद्रीय हवा में राजनीतिक तीर छूटते रहते हैं और उसका सामना हम लोग डट के करते हैं। नहीं तो फिर सामना कीजिए ना, फिर मानहानि का नोटिस क्यों भेज रहे हैं? मैं यही तो सवाल पूछ रही हूँ। नहीं आप आरोप लगाए तो ठीक, कोई दूसरा आप पर आरोप लगाए तो आप मानहानि का नोटिस देते हैं। मेरा सवाल यही है राहुल नार्वेकर जी, अगर ये आरोप लगाए, एक सेकंड चलिए जी, अभिषेक जी सुनिए मेरी बात, अगर ये आरोप लगाए तो ठीक है, अगर दूसरा आरोप लगाए तो मानहानि का नोटिस तुरंत भेज दीजिए। राहुल जी तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको नोटिस देखिए, अभी अभिषेक जी ने कुछ पेट में दर्द होने की बात की। पहले तो उनको बताना चाहता हूं कि महाविकास आघाड़ी के पेट में तो जनता दर्द लाने वाली है। एक प्रकार से जनता के विश्वास को धोखा देकर जनता ने जिसको मैंडेट दिया था, उस मैंडेट का डिसीट करके जब सत्ता पर कोई आता है तब उसके पेट में दर्द जनता लाने का काम जल्दी करेगी। आप उसकी चिंता मत कीजिए। आप मुंबई में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, आपको पता नहीं लगेगा यहाँ पे क्या हलचल चल रही है। जहां तक आरोप प्रत्यारोप का सवाल आता है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि एक रिस्पॉन्सिबल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि जब आप किसी के ऊपर आरोप लगाओ तो उसके सबूत लेकर आरोप लगाइए। आज देवेंद्र जी ने कुछ आरोप या कुछ बातें मीडिया के सामने रखी, सबूत के साथ रखी, जिसका विरोध खुद नवाब मलिक भी नहीं कर पाए, उन्होंने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबल एलिगेशन। ये डेमोक्रेसी को लेके चलते हैं, लेकिन नवाब मलिक जैसे लोग केवल एलिगेशन करते हैं, कभी किसी भी प्रकार का प्रूफ कभी सामने लाते नहीं है। और ऐसे गैर जिम्मेदार इंसान के बारे में चर्चा क्या करनी है? उनकी तो आदत है अपने नेताओं को खुश करने के लिए, मीडिया लाइमलाइट लेने के लिए ऐसे घटिया हटकंडे वो हमेशा अपनाते आते हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। जहां तक आरोपों का सवाल है, हमने आरोप किए, हमने ठोस सबूत दिए। आपने आरोप किए लेकिन कोई सबूत नहीं दिए। और न्याय प्रणाली के ऊपर हमारा तो विश्वास है, जैसे अभी मोहित कंबोज जी ने बताया। मैं एक बार मैं दिखा देती हूं, सुनिए, उनसे जवाब मांगा कोर्ट में। मैं अश्विनी जी आपके पास आऊं और विक्रम सिंह यादव जी के पास जाऊं, शोएब जी डेट ले रहे। जी मैं शोएब जी के पास जाऊं, उससे पहले मैं एक बार दिखा देती हूं कि ये पूरा मामला कैसे मानहानि वर्सेस मानहानि का हो गया। अभिषेक जी आप कंटिन्यूअस नहीं बोल सकते ना सर, मैं आऊंगी आपके पास और ये मैं जरा एक बार दिखा देती हूं कि इसका फ्रेम थोड़ा सेट करिए प्लीज। मैं एक बार दिखा देती हूं कि किस तरह से ये मानहानि वर्सेस मानहानि का मामला हो गया है। और वो मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि
नवाब मलिक और उनकी बेटी ने किस तरह से फडणवीस को नोटिस भेजा है। देवेंद्र फडणवीस को एक नोटिस भेजा है, नीलोफर मलिक की तरफ से नोटिस गया है। नीलोफर मलिक जो कि नवाब मलिक की बेटी है, उनकी तरफ से मानहानि का नोटिस गया है। नोटिस में समीर खान के बेदाग होने का दावा किया गया है। समीर खान कौन है? उनके पति हैं और नवाब मलिक के दामाद हैं, जो इस पूरे मामले में 8 महीने जेल में रहे थे। इस नोटिस में फडणवीस ने समीर खान पर आरोप लगाए थे, इसी वजह से यह नोटिस भेजा गया है। देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाए थे, समीर के पास ड्रग्स होने का दावा किया था देवेंद्र फडणवीस ने, और इसी मामले में अब मानहानि का नोटिस भेजा है नवाब मलिक ने। फडणवीस के आरोपों को निराधार बताया गया है। यह पूरा कट रहा है, इसको जरा देखिए प्लीज। झूठे आरोपों से पूरा परिवार प्रताड़ित हुआ है, यह भी कह रहे हैं नवाब मलिक। झूठे आरोपों से पूरा परिवार प्रताड़ित हो रहा है, यह नवाब मलिक और उनकी बेटी नीलोफर मलिक का कहना है। उन्होंने कहा कि फडणवीस से 5 करोड़ हर्जाने की मांग की गई है इस नोटिस में, यानी कि आपने जो मानहानि का नोटिस भेजा 5 करोड़ का भेजा और 15 दिन के अंदर हर्जाना भरने की मांग की गई है। और यह भी कहा गया है कि लिखित माफी दीजिए, क्योंकि आपने समीर खान यानी कि नवाब मलिक के दामाद पर यह आरोप लगाए थे। माफी नहीं मांगने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी गई है, यह भी आपको दिखा रही हूं। वहीं दूसरी तरफ से यह तो नवाब मलिक ने भेजा, उसके बाद अमृता फडणवीस जो कि देवेंद्र फडणवीस की धर्मपत्नी है, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमने नवाब मलिक को नोटिस भेज दिया है, मानहानि का नोटिस भेजा है। और अमृता फडणवीस यानी देवेंद्र फडणवीस की पत्नी पर भी आरोप लगाए थे, आपको याद होगा। उन्होंने नवाब मलिक को यह नोटिस भेजा है और उसके बाद अगला दिखाइए, नवाब पर अपमानजनक ट्वीट करने का आरोप लगाया है। अमृता फडणवीस ने अपने ट्वीट में कहा कि कई उन्होंने गलत आरोप लगाए हैं, अपमानजनक आरोप लगाए हैं, कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की है जो कि भ्रामक है, जो कि गलत है और जो कि अपमानजनक है, और इन्हीं को लेकर उन्होंने नोटिस भेजा है। ड्रग पेडलर से कनेक्शन दिखाने की भी साजिश इन तस्वीरों के जरिए की गई, ये अमृता फडणवीस ने कहा जब उन्होंने वो नोटिस साझा किया। और उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामी छिपाने के लिए यह साजिश हो रही है, यह अमृता फडणवीस का आरोप है। वो कह रही है कि 4 साल पुरानी तस्वीर से झूठी कहानी रची गई है, यह अमृता फडणवीस का आरोप है। एक तस्वीर से रिश्ता साबित नहीं होता है, यह उस नोटिस में कहा गया है जो नवाब मलिक को भेजा है। उन्होंने कहा है कि 48 घंटे के अंदर ट्वीट हटाएं, इस ट्वीट्स को हटाएं 48 घंटे के अंदर, वरना इस पूरे मामले में हम कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे। यह नोटिस में कहा गया 48 घंटे के अंदर लिखित माफी दीजिए, यानी कि रिटर्न अपॉलजी दीजिए। माफी नहीं मांगी गई तो कानूनी कार्रवाई होगी। यानी ये मैं आपको बता रही हूं कि किस तरह से अमृता फडणवीस ने भी अब पलटवार कर दिया है देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने, और उन्होंने कहा है कि मानहानि का ये पूरा मामला बनता है। मैं एक बार अश्विनी जी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि ये मानहानि का नोटिस भेजा गया है। नवाब मलिक कितने आरोप लगाते हैं, सर मुझे ये बताइए कि एक नोटिस में मानहानि का नोटिस जो वो भेज रहे हैं और मामले को अदालत में ले जाने में फर्क क्या होता है? क्योंकि बार बार वो आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन कोई भी मामले को ना वो पुलिस में ले जाते हैं ना अदालत में ले जाते हैं। जी सबसे पहले तो लॉ ऑफ डिफेमेशन जो नवाब मलिक का है वो तब सस्टेनेबल होगा जब उनके दामाद को उस केस से बाइज्जत बरी किया जाएगा। अभी उनके दामाद एक्यूज्ड हैं और बेल पर हैं, इसलिए डिफेमेशन का केस मेंटेनेबल नहीं है, ये सेटल्ड लॉ है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ड्रग्स केस में जो बॉलीवुड का डर्टी ड्रग सीक्रेट है, जिसके मुताबिक जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट था उसकी जांच अभी चल ही रही है। और आर्यन खान के केस में कोर्ट ने यह नहीं कहा कि आर्यन खान की गिरफ्तारी गलत हुई थी, कोर्ट ने सिर्फ बेल दिया है और वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसलिए यह कहना कि पूरा केस गलत हुआ, इस पर डिफेमेशन की इनिशिएशन करना यह गलत है। तीसरा, हमारा देश फेडरल स्ट्रक्चर से चलता है, संविधान के मुताबिक राज्यों के अलग अधिकार हैं, केंद्र के अलग अधिकार हैं। एनसीबी एक फेडरल एजेंसी है, प्राइम एजेंसी है सेंट्रल की। अगर वो जांच करने जाती तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है, कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी बनती है, लीगल जिम्मेदारी बनती है कि वो उस जांच में सहयोग करे। लेकिन एक मंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठे होते हैं, वो जांच पर सहयोग करने के बजाय पूरी व्यवस्था को और स्पेशल स्टैट्यूट को ही गलत कहने लगते हैं, वो देश के संविधान के खिलाफ माना। तो इसलिए मानहानि की बात करना वो गलत। चौथा,
जो ड्रग पेडलर्स का केस है जिसमें ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है, उसको टैंपर करने के लिए, चीप पॉलिटिकल माइलेज के लिए, और इस इंटेंशन के साथ कि अटेंशन जो पब्लिक का है वो मिसरूल और फेलियर है जो वहां की गवर्नमेंट का, उसको दूसरी तरफ करे। क्यों मिसरूल है? इसलिए मिसरूल है क्योंकि वहां पर सहयोग ना उसमें सहयोग। डिफेमेशन का लॉ बड़ा क्लियर है, डिफेमेशन का लॉ उनका तब सस्टेनेबल होगा जब उनके दामाद को बाइज्जत बरी किया जाएगा। ओवर टू यू सुचारिता। आप अश्विनी जी कह रहे हैं कि अगर इस पूरे मामले में मामले में बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, अभी तो मामला क्योंकि 8 महीने जेल में रहे विक्रम सिंह जी, शोएब जी आप बोलना चाह रहे हैं, पहले आपके पास आ जाती हूं। वो 8 महीने जेल में रहे हैं और उसके बावजूद वो उन्हें तो पाक साफ बता रहे हैं लेकिन सब पर आरोप लगाते रहे। आज तो उन्होंने ईडी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और ईडी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भाई यहां पर कुछ नहीं है, हम सहयोग तो कर रहे हैं, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? देखिए, असल मुद्दे से भटका कर जो आर्यन खान का ड्रग का केस था, आपने बिल्कुल सही कहा इस डिबेट की शुरुआत में, जो उनका आर्यन खान का जो केस था उससे असल मुद्दे से भटका कर जितने मानहानि के धमकियां और दावे और लीगल नोटिसेस एक दूसरे पर भेजे जा रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार को बहुत जल्दी एक अलग से मानहानि कोड स्टैब्लिश न करनी पड़ जाए इन लोगों के लिए। और भीख में जो मिली आज़ादी है, जो कल पता चला कि हमें आज़ादी भीख में मिली है, उसके साथ साथ ये अधिकार भी मिले हैं कि अगर किसी के ऊपर उंगली उठाई गई है, गलत तरीके से गलत बयानी की गई है, तो उसका अधिकार है मानहानि का मुकदमा करने का। ऐसे लोग भी मानहानि का मुकदमा कर रहे हैं जिनके ऊपर हजारों और सैकड़ों करोड़ों के गबन के आरोप लगे हुए हैं, उनको भी अधिकार है कि मानहानि का मुकदमा कोर्ट में करें किसी के खिलाफ। बड़े मजाक चल रहा है पूरे इस देश में आज इन लोगों के जरिए। और जहां तक समीर खान का केस है, देवेंद्र फडणवीस जी ने अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम लगाया है तो उसमें पूरी तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत बयानी की गई। ये जो वकील साहब अभी मुझसे पहले वक्ता बोल रहे थे, समीर खान जरूर अभी वो केस चल रहा है, लेकिन उस केस में मेरा सवाल ये है कि उस पर से ध्यान किसने भटकाया है? ध्यान उस पर से किसने भटकाया? उस मामले की जांच के लिए तो ये पूरा शुरुआत वहीं से हुई थी। आप कह रहे हैं आपने सही कहा, जांच भटक गई, लेकिन भटकाई किसने ये भी तो बताइए। मैं कह रहा हूं समीर खान के घर से कुछ हासिल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट, वो हाई कोर्ट ने अपने बेल ऑर्डर में साफ साफ कहा है कि उनके हाथ से कुछ नहीं मिला है, उनके यहां से कुछ नहीं मिला है। ही वाज नॉट इन पोजेशन ऑफ एनी ड्रग्स। ठीक है, जो उसकी रिपोर्ट आई है लेबोरेटरी की, उसमें भी ये साबित हो गया है कि वो ड्रग्स नहीं थे। तो फिर ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करके देवेंद्र फडणवीस जी के बारे को समीर खान के ऊपर ये इल्जाम लगाना सीधे सीधे डिफेमेशन का केस बनता है। ये डेफोमेशन का केस बनता है, अश्विनी जी वो कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास से कुछ मिला नहीं। अब मैं ये कहूं कि बात ड्रग्स की और ड्रग्स पर शिकंजे की नहीं थी, बात सारी सिर्फ एक नेता के दामाद तक आ गई। इसीलिए सुचरिता, सबसे पहले एक बात समझने की हम कोशिश करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की कोई ओथ लेता है तो वो रूल ऑफ लॉ में, लॉ ऑफ रूलर में नहीं, रूल ऑफ लॉ में वो विश्वास रखने की बात करता है। और देश में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में कोऑपरेट करने की बात करता है। उसमें जो रूल्स बनाए गए उनको, उस प्रिविलेज को, उस रूल को, उस नियम को मानने की बात कर। लेकिन होता क्या है, एक संवैधानिक संस्था एफआईआर दर्ज करके, 10-30 सेकंड लूंगा मैं, एफआईआर दर्ज करके या एक संवैधानिक संस्था जब अरेस्ट करती है कुछ लोगों को, तो कोर्ट की व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हुए, जुडिशियल व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हुए, सेंट्रल एजेंसी को सपोर्ट नहीं करते हुए आरोप लगाए जाते हैं। मैं समझता हूं हम यही कह रहे हैं, ऐश्वर्या जी, आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहता हूं, देवेंद्र फडणवीस जी ने जो इल्जाम लगाया वो बिल्कुल गलत है। वो इस बात को साबित करता है जो आप कह रहे हैं कि वो संवैधानिक संस्था, जिसकी बात हमारे मित्र कर रहे हैं, जब वो समीर खान को अभी बरी नहीं किया गया है, और जिस केस में जब तक उनको बरी नहीं किया जा सकता है तब तक वो मैटर सब जुडिस है, और जब तक वो मैटर सब जुडिस है तब तक डिफेमेशन प्रीमेच्योर माना जाएगा। वो डिफेमेशन लॉ में, ठीक है, वो कह रहे हैं कि अभी तक उन्हें बरी नहीं किया गया है, वो कह रहे हैं अभी तक उन्हें बरी नहीं किया गया है। मतलब ये हुआ, एक सेकंड शोएब जी, वो कह रहे हैं अभी तक उनको बरी नहीं किया गया, इसीलिए इस पूरे मामले पर वो आरोप लगा रहे हैं और वो उस मामले को उठा रहे हैं। मैं एक बार बताती हूँ कि नवाब मलिक क्यों हर रोज आरोप लगाते हैं। वो
हर इतने किरदार आ गए हैं इस आरोपों की लड़ाई में। आज उन्होंने एक बार फिर से एनसीबी पर सवाल उठाए और एनसीबी पर सवाल उठाकर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एनसीबी का जो प्रचार तंत्र है वो ध्यान भटकाता है। जी हां, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो प्रचार तंत्र है, यानी कि एनसीबी अपने काम का ऐसा प्रचार करती है जो ध्यान भटका दे, मुद्दों से आपको अलग कर दे। मुंबई को बताया जाता है ड्रग्स का हब। उनका आरोप यह था कि मुंबई पर इतना ध्यान केंद्रित किया जाता है, लेकिन मुंबई को ड्रग्स का हब बता दिया जाता है, लेकिन असल में वहां पर ड्रग्स का हब नहीं है। वो कह रहे हैं ध्यान भटकाने के लिए अभिनेताओं पर निशाना कसा जाता है, यानी कि जिन अभिनेताओं को बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई, ये सब ध्यान भटकाने का काम है और यही एनसीबी कर रही है। उन्होंने कहा द्वारका में, यानी कि गुजरात में 350 करोड़ की ड्रग्स जब्त हुई, लेकिन उसका जिक्र नहीं होता है। वो कह रहे हैं मुंबई पोर्ट पर भी करोड़ों का ड्रग्स जब्त हुआ है। मुंद्रा पोर्ट पर, माफ कीजिएगा, मुंद्रा पोर्ट पर भी कई करोड़ों का ड्रग्स जब्त हुआ। उन्होंने भानुशाली का नाम लिया, केपी गोसावी का नाम लिया, पाटिल का नाम लिया, सुनील पाटिल का। उन्होंने कहा कि वो गुजरात से जुड़े हुए हैं, गुजरात में ड्रग्स के अड्डे की जांच करे एनसीबी। वो ये आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि असल में जो स्टार्स को बुलाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, वो जांच दिखाई जाती है, वो मुंबई को बदनाम करने की साजिश है। असल में एनसीबी सिर्फ यही कर रही है, मुंबई से बाकी जगहों से ध्यान भटकाकर मुंबई पर केंद्रित कर जाना चाहती है। और महाराष्ट्र सरकार हमारी इस लड़ाई में हमारे साथ है। अब जब वो ये कहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार इस लड़ाई में मेरे साथ है, तो मुझे ये बताइए विक्रम सिंह यादव जी, महाराष्ट्र सरकार साथ है तो कोई ना मंत्री का बयान आता है, ना एनसीपी के किसी नेता का बयान आता है कि नवाब मलिक के साथ हम खड़े हैं। क्यों है ऐसा? देखिए सुतारिता जी, ये जो मुंद्रा पोर्ट पे जो 3000 किलो जो ड्रग्स पकड़ी गई थी ना, उसको छुपाने के लिए और मुंबई को किस तरीके से नशेड़ी दिखाने के लिए ये सारा खेल एक फर्जी रेड डाली गई थी कि इसमें आपने देखा हुआ किस तरीके के लोगों को इन्वॉल्व करके और किस तरीके से ये रेड डाली गई थी, जिसमें जिसको पकड़ा उसके पास उसको न कंज्यूम की हुई थी, न उसके पास मिली, न वो बेचता पाया गया। और धीरे धीरे करके एक जो खुलासे हो रहे थे, नकली नोटों का हो, चाहे बांग्लादेशियों को यहाँ पे बचाने का हो, या दूसरे जो भी ये अपराधी प्रवृत्ति के थे, इनको गवर्नमेंट सरकारी पदों पर बैठाने का काम हो। अब ये इतने सारे जो खुलासे हो रहे हैं, तो इनको ये अभी इनकी जब ये जांच होगी तो इनको ये सहन नहीं हो रहा। ये फिर उल्टा आरोप लगा रहे हैं। अब इनका काम है सिर्फ आरोप लगाना और कुछ नहीं। इनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब ये फंसते जा रहे हैं, तो ये एक चीज से ध्यान हटाने के लिए कोई और आरोप लगा देते हैं। अरे भाई, इतने दिन से आप कहा थे, आपने पहले क्यों नहीं बताई ये सारी चीजें? अब आप आरोप पे आरोप लगा रहे हो, तो ये सारा का सारा चीजें जो है, वो जो 3000 किलो जो ड्रग्स आई थी मुंद्रा पोर्ट से जो उतरी थी, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये सारा खेल रचा जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि वहां से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आप कह रहे हैं मुंबई में जो कुछ भी हुआ, जो स्टार्स को बुलाया या फिर मुंबई में जो भी जांच की, वो सिर्फ फर्जी थी, उसमें कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए हो रही है। ये बिल्कुल फर्जी है। देखो ना, बोलिए राहुल जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं ये सब फर्जी जांच हो रही है, करोड़ में डील हो रही, मतलब मुंबई में कुछ नहीं है, मुंबई में ड्रग्स है ही नहीं। विक्रम सिंह यादव, मैं ये कहूं कि मुंबई में ड्रग्स है ही नहीं, मुंबई में कोई ड्रग्स नहीं करता, मुंबई में बॉलीवुड में ड्रग्स सर्कल में कुछ नहीं है। आप ये कह रहे हैं विक्रम जी? करते होंगे तो आप तथ्यों के साथ करते होंगे, करते होंगे सर, मैं ये कराऊं सर, करते होंगे और है में बहुत फर्क है। आप सरकार का हिस्सा है और सरकार में रहकर आप कहेंगे करते होंगे, तो लोग कहेंगे भाई आप क्या कर रहे हैं? ये तो आप एनसीबी से पूछो, बाहर से ड्रग्स आते करते हैं इंडिया में। एक सेकंड राहुल जी, यहाँ पे कैसे आती है? राहुल जी करते होंगे, यानी विक्रम जी को नहीं पता ड्रग्स है तो है भाई, हमें नहीं पता, करते होंगे। मेरे से आप ये पूछ रहे हैं तो एनसीबी से पूछो ना आप। एक मिनट बताइए भाई राहुल जी। इससे गुजरात में ड्रग्स पकड़े गए और उस विषय से ध्यान विचलित करने के लिए मुंबई में ड्रग के केस खोले जा रहे हैं। इससे बड़ा हास्यास्पद स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना है। यदि एक जगह पे ड्रग का रैकेट पकड़ा जाता है तो क्या दूसरी जगह पे उसे नहीं पकड़ना, ऐसा कोई कानून है? ये गवर्नमेंट की नॉन टॉलरेंस, गवर्नमेंट की ड्रग्स के तरफ जीरो टॉलरेंस के एटीट्यूड नहीं होने के कारण ऐसे गैर जिम्मेदार बयान शासन की ओर से हो रहे हैं। देखिए, यदि ड्रग्स जैसा विषय हमें पूरी तरह इरेडिकेट करना हो तो 1 ग्राम हो या 3000 किलो हो,
हमें उतनी ही सख्ती से काम करना पड़ेगा। लेकिन ये गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ड्रग्स के विषय में सीरियस नहीं है। ये इनके पास जीरो टॉलरेंस के एटीट्यूड नहीं होने के कारण ऐसे एटीट्यूड पे ये गवर्नमेंट काम कर रही है। जहां तक आरोपों का सवाल आता है, मेरा ये पूरी तरीके से मानना है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपनी खामियां छिपाने के लिए और महाराष्ट्र में जो विषय है उनके ऊपर से ध्यान हटाने के लिए अपने मंत्रियों द्वारा ऐसे स्टेटमेंट्स करवा रहे हैं ताकि वह जनता का ध्यान विचलित कर पाए। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। आपकी हिस्ट्री जनता को मैं एक बार बता देती हूँ, मैं एक बार बता देती हूँ, एक सेकंड, मैं एक बार बता देती हूँ कि आप लोग कह रहे हैं ड्रग्स की बात, ड्रग्स की जांच पर ड्रग्स की जांच पर तो सवाल बहुत उठाते हैं आप सर। विक्रम सिंह यादव, मैं एक बार आऊंगी आपके पास, सुन लीजिए मेरी बात। लेकिन मेरा सवाल तो बुनियादी यही था कि ड्रग्स की बात कौन रहा है अब? आप तो मानहानि, आप तो समीर वानखेड़े, उनके परिवार, उनकी बीवी, उनके पिता, उन सब पर अटके हुए हैं। फिर आप देवेंद्र फडणवीस पर आ गए, उनकी पत्नी, उन सब पर अटके हुए हैं। मैं पूछ रही हूं कि अगर ड्रग्स की बात कौन कर रहा है? आज ईडी ने, सुनिए सर, आज ईडी ने छापे मारे हैं। मैं एक बार बता देती हूँ, थोड़ी देर पहले नवाब मलिक आए, उन्होंने क्या सवाल उठाए। आज पुणे में 7 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। नवाब मलिक क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर छापे नहीं पड़े। वो इसलिए ये वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं क्योंकि वक्फ बोर्ड उनके अधीन आता है। पुणे में जहां पर 7 जगहों पर छापे पड़े हैं, इसीलिए आज नवाब मलिक ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पर भी कर दी। वक्फ बोर्ड जमीन से जुड़े केसेस में छापेमारी कर रहा है। वहीं नवाब मलिक ने कहा कि चैरिटी वाली संस्था पर ईडी का छापा हुआ है। उन्होंने कहा कि जो चैरिटी वाली संस्था है उस पर छापेमारी हुई है। वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक के जो मंत्रालय है उसके अधीन है ये वक्फ बोर्ड, ये भी आपको बताएं। और नवाब मलिक कह रहे हैं कि ईडी मेरे घर आएगी तो मैं स्वागत करूंगा और मुझे इस पूरे मामले में कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम खुद सफाई अभियान चला रहे हैं। तो अगर आप सफाई अभियान चला रहे हैं तो इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं थी। मैं एक बार पूछ लेती हूँ शोएब चौधरी जी, मुझे ये बताइए कि अगर ईडी एक छापेमारी कर रही है, उसमें वक्फ बोर्ड की पर आपने की नहीं छापेमारी, तो आपने आकर सफाई क्यों दी? वो कह रहे हैं कि हम तो खुद सफाई अभियान चला रहे हैं। होकर काम नहीं कर पा रही हैं, उनके ऊपर पूरा शोएब चौधरी पूरा का जोर उस पे हो रखा है। हाँ, आप सही कह रही है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन टाइमिंग पे सवाल उठाना है। परसों एक डिबेट में मैं राहुल नार्वेकर जी के साथ था, मैंने इस बात की आशंका जाहिर की थी कि केंद्रीय एजेंसियों को इस्तेमाल किया जाएगा नवाब मलिक के खिलाफ, और वही आज शुरू हो गया है। वही होगा आने वाले दिनों में। केंद्रीय एजेंसियों को, महाराष्ट्र के और नेताओं के खिलाफ इन केंद्रीय एजेंसियों को इस्तेमाल किया जाएगा। ये इकलौता वेपन है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कोई एथिक्स, कोई प्रिंसिपल्स इन लोगों के पास नहीं है। सिर्फ केंद्रीय एजेंसियों को इस्तेमाल करके अपनी ऑपोजिशन की आवाज को दबाने के अलावा इनके पास कुछ दूसरा रास्ता नहीं है। यही करते चले आए हैं। परसों मैंने आप ही के चैनल पर यह बात कही थी, आज ये शुरू हो गया, आने वाले टाइम में और भी होगा। आप ये बोल रहे हैं, आपने कहा कि इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई होगी। सवाल है। हाँ, बोलिए शोएब जी, बात कंप्लीट करिए। मैंने कहा कि ईडी की जो कार्रवाई हुई है उसकी इस टाइमिंग पे हर वक्त इनको तभी समझ में आता है कि जब कोई ऑपोजिशन का लीडर इनके ऊपर उंगली उठाता है, तभी इनको दिखाई देता है। सारी एजेंसीज अचानक एक्टिवेट हो जाती है ऑपोजिशन के खिलाफ। इसके पहले उन लोगों के पास कोई सबूत किसी के खिलाफ नहीं होते। सारी केंद्रीय एजेंसियां अब और ज्यादा तरीके से एक्टिवेट की जाएंगी और उसका रिजल्ट कुछ नहीं होने वाला। हर गवर्नमेंट जांच एजेंसियों का ठीक है सर, देखिए अगर ये सब मुंबई में हो रहा है तो सबसे पहली मैं उम्मीद करती हूँ कि मुंबई में जो मुंबई पुलिस है वो भी इन पर एक्टिव होगी। लेकिन सुनिए, मुंबई पुलिस से ही जुड़ी हुई जो बड़ी खबर आ रही है वो मैं अपने दर्शकों को बता दूं। मुंबई पुलिस के कमिश्नर रहे एक समय में परम